नमस्कार दोस्तों। इतिहास दर्शन एवं लेखन की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और आज हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक व्याख्या। इतिहास की व्याख्या जब हो रही होती है तब वह समय वर्तमान होता है, जब भी हो रही हो। और बात कब की होती है? अतीत की, अर्थात इतिहास की। और भूतकाल में जो भी कार्य किए, जो निर्णय लिए, उसी का परिणाम वर्तमान है। अर्थात आज जो भी हो रहा है उसका बीजारोपण इतिहास में हो चुका है। या ये कह सकते हैं कि वर्तमान का आविर्भाव या उद्भव अतीत से हुआ है। पी गार्डिनर, उनका कहना है कि वर्तमान के संदर्भ में अतीत की गवेषणा का अभिप्राय ही ऐतिहासिक स्पष्टीकरण है। और हम यही पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक व्याख्या, ऐतिहासिक स्पष्टीकरण एक ही बात है। पी गार्डिनर का स्टेटमेंट है, कथन। और इतिहास दर्शन एवं लेखन की अगर परीक्षा में अगर बात करें कि प्रश्न कैसे आते हैं, उसमें ज़्यादातर प्रश्न ही आते हैं कि ये कथन किसका है, ये पुस्तक किसकी है, या ये कथन कहाँ से लिया गया है। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। कुछ विश्लेषणात्मक आते हैं डिटेल में, तो उसी के लिए हम ये इतनी क्लास लंबी चौड़ी करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट सीधा रटना इतना संभव नहीं है। सारे स्टेटमेंट क्लास की समझ अगर बन जाएगी तो फिर आपको ज़्यादा आसानी रहती है। समझ पर आधारित प्रश्न भी कुछ आते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आते हैं कथनों पर कि ये कथन किसका है। तो ऐतिहासिक व्याख्या या ऐतिहासिक स्पष्टीकरण के लिए गार्डिनर का कहना है, पी गार्डिनर, पी गार्डिनर, इनका कहना है कि वर्तमान के संदर्भ में अतीत की गवेषणा का अभिप्राय ही ऐतिहासिक स्पष्टीकरण है। 20वीं सदी के विचारकों ने दार्शनिक परंपरा को अपने मौलिक विचारों द्वारा विस्तृत किया। तत्व मीमांसा दर्शन के विद्वानों ने ऐतिहासिक समस्या पर अत्यधिक प्रकाश डाला। उन्होंने समय, मानव, उसके विचार, इच्छा, उनकी योजना, व्यवहार, प्रतिक्रिया, इनका सूक्ष्म विवेचन किया। इसके लिए उन्होंने सामान्यीकरण का प्रयोग किया। सामान्यीकरण मतलब सभी को एक सामान्य सिद्धांत के द्वारा संचालित करना, उसको सामान्यीकरण बोलते हैं कि ऐसा हुआ है तो ऐसा हुआ होगा। ये सामान्यीकरण होता है कि ये घटना हुई है तो ये हुआ होगा, ये एक सामान्यीकरण होता है। तो फिर हम ये अनुमान करते हैं कि ये ऐसी घटना हुई है तो इसका परिणाम ये होगा, ये सामान्यीकरण है। तो उन्होंने सामान्यीकरण का प्रयोग करके सरलीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? तत्वमीमांसा दार्शनिकों ने या विद्वानों ने। ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप। इतिहास की व्याख्या वर्तमान संदर्भ में की जाती है और प्रत्येक इतिहासकार यही करता है। स्पष्टीकरण का अर्थ है कि कारणों की व्याख्या करना तथा उनको क्रमबद्ध करना, और जो भी निर्णय देता है, जो भी निर्णय निकालता है, इन सब का स्वरूप संभावित और अनिश्चित होता है। अर्थात यह प्रत्येक इतिहासकार की नज़र में अलग अलग हो सकता है और इनमें परिवर्तन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो किसी घटना से संबंधित किसी इतिहासकार ने तथ्यों का विश्लेषण किया, विवेचन किया और कोई निष्कर्ष निकाला, तो जरूरी नहीं है कि वही अंतिम सत्य है या उसको में अब कोई फेरबदल नहीं होगा। कोई दूसरा इतिहासकार आएगा, दूसरे तथ्यों का या उन्हीं तथ्यों का अपने तरीके से विश्लेषण करेगा और हो सकता है कि कोई दूसरा निष्कर्ष निकाल के प्रस्तुत करे। तो इतिहासकार, प्रत्येक इतिहासकार की दृष्टि से किसी भी ऐतिहासिक घटना का विश्लेषण करके जो निष्कर्ष निकलता है वो अलग अलग हो सकता है और उसमें परिवर्तन की संभावना बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। इसके लिए कलिंगवुड क्या कहते हैं? कलिंगवुड के बारे में हम प्रारंभ से पढ़ते आए कि ये बहुत बड़े इतिहास दर्शन में इनका बहुत ज़्यादा नाम आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े इतिहास के, दार्शनिक इतिहास के बहुत बड़े लेखक, विचारक रहे हैं। तो इनका कहना है कि प्रत्येक घटना के दो पक्ष होते हैं, पहला बाह्य पक्ष और दूसरा आंतरिक पक्ष। क्या होता है बाह्य और आंतरिक पक्ष? तो जो बाह्य पक्ष होता है या जो बाहरी पक्ष होता है वो इतिहास के चरित्रों द्वारा किए गए कार्य होते हैं। यानी किसी इतिहास में कोई राजा महाराजा या कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है, उसने जो कार्य किए वो बाह्य पक्ष है, अर्थात जो दिखाई देता है। और आंतरिक पक्ष का संबंध उस कार्य को करने के उद्देश्य से है कि नायक के मन में विचार क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। ये क्या हो गया? आंतरिक पक्ष हो गया।
यानी कि जो कार्य हो चुका है, जो कार्य हुआ है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो घटना हमें दिखाई दे रही है, वो तो भाव पक्ष है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके पीछे जो इतिहास का जो नायक है, जिसने जो उस घटना से संबंधित व्यक्ति है, उसके मन में विचार क्या था, उस कार्य को करने का उद्देश्य क्या था, ये आंतरिक पक्ष है। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को संगठित किया। ये क्या हो गया, ये घटना हमें दिखाई दे रही है कि आईएनए का संगठन जो संगठित किया है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया, ये बाह्य पक्ष हो गया। अब क्यों किया है, इसलिए किया ताकि भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्र कराया जा सके। तो स्वतंत्रता आंतरिक पक्ष है, मतलब कि उस नायक के मन में विचार क्या है उस कार्य को करने का, ये क्या हो गया, यह आंतरिक पक्ष हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। और इसके लिए कलिंगवुड का मानना है कि इतिहासकार को यह स्वतंत्रता नहीं है कि वह दोनों पक्षों में से किसी भी एक को छोड़ दे, और जिस विचार की अनुभूति इतिहासकार के मस्तिष्क में संभव नहीं है उसका इतिहास नहीं हो सकता है। मतलब जिसकी व्याख्या नहीं हो पाए या घटना जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, तो वो केवल एक तथ्य रह जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं होगा। और आंतरिक पक्ष को कलिंगवुड इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि वे संपूर्ण इतिहास को विचारों का इतिहास कहते हैं, यानी कि कलिंगवुड का कथन है, और ये कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, ये कथन किसका है, तो ये कलिंगवुड का कथन है। और उनका मानना है कि ऐतिहासिक गवेषणा का अभिप्राय घटना का अन्वेषण नहीं है, बल्कि उसमें निहित विचार तत्व की गवेषणा है। इतिहासकार के स्पष्टीकरण में नायकों की इच्छा, विचार, योजना, इनकी व्याख्या होती है, और इन्हीं तथ्यों पर इतिहासकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही तत्व जो बाह्य क्रिया होती है उसका आधार होते हैं, और इतिहासकार अपनी कल्पना से इनको अनुभव करता है और इनकी व्याख्या करता है। ऐतिहासिक व्याख्या करते समय इतिहासकार को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें, कि अतीत के नायक का विचार क्या है, उसकी इच्छा क्या है, और दूसरा कि जो दूसरे व्यक्ति है, दूसरे के मस्तिष्क में नायक के विचारों की पुनर्कल्पना का ज्ञान, यानी कि मान लो किसी शासक ने या किसी निर्देशक ने कोई विचार किया, कोई अपना प्लान बताया कि हमें ये करना है, ये क्या हो गया, अतीत के नायक का विचार, यानी कि जो ऐतिहासिक चरित्र है उसका विचार हो गया। अब इसने जिन लोगों को कहा है, जो उसके आसपास थे, सहयोगी वगैरह, उनके मस्तिष्क में वो जो नायक का विचार है उसकी पुनर्कल्पना, और दूसरों के मस्तिष्क में नायक के विचार की पुनर्कल्पना, पुनर्रचना, पुनरानुभव, 3 शब्द आ गए। जैसे किसी राजा ने कहा कि हमें ये कार्य करना है, तो उसके जो सेना, जो मंत्रीगण, सलाहकार, उनके मन में उसने जो कल्पना, जो विचार प्रस्तुत किया है, उसकी कल्पना उन बाकी मंत्रियों, सहयोगियों के मस्तिष्क में किस तरह से होती है। और तीसरा, उसका निर्माण कैसे हो रहा है, उसको पुनर्अनुभव करना, क्योंकि काम तो वो मंत्रीगण ही करेंगे, सहायक गण, मंत्रीगण, राजा खुद थोड़ी करेगा क्या। तो दूसरों के मस्तिष्क में नायक के विचारों का पुनर्रचना, पुनर्कल्पना, पुनर्रचना, और उसका पुनर्अनुभव, इन 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए किसमें, ऐतिहासिक व्याख्या करते समय इतिहासकार को। हालांकि कलिंगवुड के सिद्धांतों की आलोचना भी हुई है, और जिन सिद्धांतों के आलोचना जिस आधार पर हुई हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे कलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, और ये कथन बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य अपने इतिहास का निर्माता या खुद है, या निर्माण स्वयं करता है। प्रकृति का जो हस्तक्षेप है उसको नज़रअंदाज किया गया है यहाँ पे, जबकि इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई जिसमें प्राकृतिक घटनाएं निर्णायक रही है, और नायकों को अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। जैसे अगर आपने विश्व इतिहास पढ़ा हो तो रूस से युद्ध करने के लिए नेपोलियन गया था, हिटलर भी गया था, लेकिन कोई भी रूस को जीत नहीं पाया था। तो इसका कारण क्या था, क्या ये नेपोलियन और हिटलर ताकतवर नहीं थे, लेकिन रूस की जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ थी, जो मौसम था वहाँ का, ये इन लोगों के लिए अनुकूल नहीं था, इसलिए वो उसको जीत नहीं पाए। तो इस घटना में क्या हुआ, मौसम एक निर्णायक तत्व हो गया। अब जैसे कोई दुर्घटना हो जाए तो भी मनुष्य अपनी योजना बदलता है। अचानक से कोई बाढ़ आ गई है या इस तरह से कुछ हो गया है तो व्यक्ति अपना निर्णय बदलता है ना। मान लो भूकंप आ गया तो वहाँ फिर विचार क्या करेंगे, वहाँ तो सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो कई बार तो सोचने का समय भी नहीं मिलता, अचानक से आपदा आती है, तो फिर किस बात का विचारों का इतिहास। तो इस आधार पर कलिंगवुड के इस कथन की आलोचना भी हुई है।
कई बार व्यक्ति या नायक निर्णय लेने के लिए मजबूर होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। इसका हमें कोई शौक थोड़ी था कि कोई मिसाइल या बमबारी वगैरह करे, ड्रोन हमला करे पाकिस्तान पे, हमारा कोई विचार नहीं था। लेकिन जब शत्रु ने मजबूर किया तो हमें युद्ध या जो अभियान किया गया ऑपरेशन सिंदूर, उसका निर्णय लेना पड़ा। तो इसी तरह से इतिहास में भी कई घटनाएं ऐसी है जो स्वेच्छा से नहीं हुई या उसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई थी। इसके लिए कोई उत्प्रेरक कारण भी हो सकता है। जैसे विश्व युद्ध में अमेरिका पहले शामिल नहीं हुआ था जब तक जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया था। इस अटैक के बाद अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया। तो ये भी हो सकता है ना कि अगर जापान पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं करता तो शायद अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं होता या परमाणु बम का प्रयोग नहीं करता, कुछ भी हो सकता था। तो कई घटनाएं ऐसी है जो प्लानिंग के साथ नहीं हुई है या स्वेच्छा से नहीं हुई है, उसको किसी और ने उकसाया और फिर वो घटना हुई है। किसी ऐतिहासिक नायक का मस्तिष्क तो समाप्त हो गया कि वो क्या सोच रहा था, उसी के साथ समाप्त हो गया। जैसे व्यक्ति मरा, उसका दिमाग अब है नहीं। और किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में घटना के समय क्या विचार था, इसकी इतिहासकार केवल कल्पना ही कर सकता है। उसकी जो कल्पना थी, जो नायक की कल्पना थी, जरूरी नहीं है कि इतिहासकार जो सोच रहा है उसकी कल्पना और नायक की कल्पना मैच करे या दोनों की हूबहू हो, ये संभव नहीं है। इसलिए इतिहासकार अपनी रुचि और क्षमता के आधार पर ही इसकी कल्पना करते हैं। ऐतिहासिक व्याख्या में G.R. एल्टन, इनकी पुस्तक है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। तो G.R. एल्टन ने द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री में बताया कि इतिहास वह है जिसे इतिहासकार लिखता है। ये कथन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। इस प्रकार इतिहासकार का इतिहास ही उसकी व्याख्या है। और E.H. कार ने भी कहा है कि इतिहास का अर्थ ही उसकी व्याख्या है। इतिहासकार अतीत के जिस भाग को देखता है उसी का वर्णन करता है। देखता है ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहां पे उपस्थित था, उससे संबंधित या तो उसके पास कोई साक्ष्य है या उसकी रुचि है उसमें। इसलिए ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप व्यक्तिगत या विषयनिष्ठ होता है। अर्थात ऐतिहासिक व्याख्या में भिन्नता की पर्याप्त संभावना रहती है और सभी इतिहासकारों ने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इतिहास का अवलोकन किया है और व्याख्या द्वारा उसको प्रस्तुत किया है, जिससे वह अतीत जो वस्तुनिष्ठ था अब विषयनिष्ठ बन गया है। इस प्रकार ऐतिहासिक व्याख्या में समानता या एकता का अभाव है और इसकी आशा भी नहीं की जानी चाहिए कि सबका इतिहास समान हो, एक समान हो। उपयोगितावादी इतिहासकारों का मत है कि अतीत की व्याख्या वर्तमान तथा भविष्य के लिए उपयोगी है, इसलिए इतिहासकार अतीत की व्याख्या करता है। इस तरह इतिहास की अवधारणाएं वर्तमान आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों से संबंधित है। यानी ये सारी मातापच्ची इतिहास के लिए नहीं है बल्कि सुरक्षित वर्तमान के लिए इस उद्देश्य से की जाती है कि इससे सुखद भविष्य का निर्माण होगा। क्या अर्थ हुआ इसका? तो इतिहासकार की रुचि वर्तमान में है और इसका इतिहास का अध्ययन करना इतिहासकार की मजबूरी है ताकि वह अपनी वर्तमान अभिरुचि के अनुसार अतीत का अध्ययन कर उसका वास्तविक अर्थ ढूंढने का प्रयास करता है। जॉन डेवी का कहना है कि अतीत के प्रति जो प्रेम है वह अतीत के लिए नहीं है बल्कि सुरक्षित वर्तमान के लिए, इस उद्देश्य से है कि वह सुखद भविष्य का निर्माण करेगा। यह जॉन डेवी का कथन है। इतिहास की व्याख्या को सर्वाधिक प्रभावित वर्तमान नहीं किया है क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अतीत की व्याख्या करता है। आज लोग क्या सुनना चाहते हैं, इतिहासकार या कोई भी साहित्यकार होता है उसी चीज को लिखता है। यदि वह आज के जो पाठक और श्रोता है अगर उनके रुचि के अनुसार नहीं लिखेगा तो उसका लिखना व्यर्थ चला जाएगा, उसको फिर कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए क्रोचे ने इतिहास को समसामयिक कहा है क्योंकि यह वर्तमान के अनुरूप बदलता रहता है। यह इतिहासकार वर्तमान दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या करता है। और E.H. कार का कहना है कि इतिहासकार और तथ्यों के बीच अंतःक्रिया है और अतीत तथा वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद है। ये E.H. कार का कथन है और ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। कारण तथा व्याख्या। तो E.H. कार का मत है कि इतिहास का अध्ययन का अर्थ है कारणों का अध्ययन और कारणों का अध्ययन से अभिप्राय है कि कारणों की व्याख्या करना। और इतिहासकार स्थान, समय, इनके संदर्भ में कारणों की व्याख्या करता है। और यह संभव नहीं है कि सभी इतिहासकार एक कारण को एक समान स्वीकार करें और उनकी समान व्याख्या करें। तो कारणों की व्याख्या का तात्पर्य है क्रमबद्धता प्रदान करना।
क्रमबद्धता में व्यक्ति इतिहासकार का व्यक्तिगत दृष्टिकोण निर्णायक तत्व होता है। जैसे रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों में गिब्बन ने नैतिकता को मुख्य कारण माना और मार्क्स ने आर्थिक कारणों को प्रमुख माना है। और गिब्बन की प्रसिद्ध पुस्तक है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, और एक और है राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये किताब के बारे में परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो रोमन एम्पायर समाप्त हुआ है उसके लिए एक ही घटना के लिए दो इतिहासकारों के अलग अलग दृष्टिकोण है। गिब्बन ने कहा है कि नैतिकता का पतन हुआ है और मार्क्स ने आर्थिक कारणों को माना है। युग चक्रवादी व्याख्या की अगर बात करें तो इतिहास निरंतर गतिशील है जो कि चक्रीय क्रम में चलता रहता है। आपने वह कहावत सुनी होगी कि इतिहास खुद को दोहराता है। भारतीय परंपरा की बात करें तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग इस युग चक्र का भाग है। और यूनानी रोमन परंपरा में अगर हेसेट के विचारों के अनुसार देखें तो चार युग जिनको धातु युग कहा जाता है, स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग, लोह युग, इनकी कल्पना की गई है। इनको धातु युग कहा गया है। पालस आरोसियस इसने 7 खंड में हिस्टोरिया लिखी है जिसे मानव इतिहास के 7 युग कहा गया है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ईसाई लेखकों ने, जो ईसाई लेखक है इसमें फ्लोरिस, इन्होंने 3 युग का सिद्धांत दिया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये आपने कहीं सुना भी होगा। पिता का युग यानी कि जो ईसाई धर्म आया उससे पहले का युग, और पुत्र का युग मतलब ईसा मसीह के बाद का युग, और पवित्र आत्मा का युग ये मतलब कि ये भविष्य में आएगा। ये इसकी कल्पना की गई है। एक होता है ऐतिहासिक अवश्यंभाविता। तो मनुष्य अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता है, उसको इसकी इतनी स्वतंत्रता नहीं है। वह अदृश्य शक्तियों के अनुसार इतिहास में प्रवाहित होता है। और मार्क्स का मानना है कि मनुष्य आजीविका के लिए ऐसे सामाजिक बंधनों में बंध जाता है कि न चाहते हुए भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। और बटरफील्ड का मत है कि ऐतिहासिक घटना में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मानवीय इच्छा के विपरीत इतिहास की गति को प्रभावित करते हैं, यानी कि उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। और कारणों की व्याख्या के अंतर्गत इतिहासकार ऐसे तत्वों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हैं। इतिहास में संयोग, तो E.H. कार का मानना है कि इतिहास थोड़ा या अधिक संयोग पर निर्भर करता है या संयोग से निर्मित है। जैसे पानीपत का युद्ध की अगर बात करें कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि हेमू और अकबर के बीच में हुआ, तो लगभग हेमू, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो लगभग युद्ध जीत चुके थे। लेकिन किसी अज्ञात सैनिक ने तीर मारा और हेमू के आंख में तीर लगा, जिससे वो अपने हाथी से नीचे गिर गया और सेना में भगदड़ मच गई। इसके बाद क्या हुआ? अकबर विजय हो गया। जबकि विजय कौन हो रहा था? विक्रमादित्य, हेमचंद्र विजय हो रहे थे। लेकिन एक संयोग मात्र, एक अचानक से एक तीर आया और हेमू की पराजय हो गई। इसी तरह से अगर हल्दी घाटी का युद्ध अगर देखेंगे तो मुगल सेना लगभग हार चुकी थी, हताश हो चुकी थी, लेकिन किसी ने अफवाह फैला दी कि अकबर आ रहा है, तो मुगल सेना में फिर से जोश आ गया और वो फिर लड़ने लग गई और हल्दी घाटी का परिणाम पूरा पलट गया। तो इतिहास में इस तरह से अधिकतम घटनाएं या ऐतिहासिक घटनाएं थोड़ी या अधिक संयोग से निर्मित होती है। ये E.H. कार का कथन है। और इतिहासकार अपनी ऐतिहासिक व्याख्या में संयोग जैसे तत्व की भी व्याख्या करता है। उसका स्तर क्या होगा ये तो इतिहासकार पर निर्भर करता है, परंतु ये सत्य है कि संयोग ने ऐतिहासिक घटनाओं की गति को अचानक नया मोड़ दिया है। एक आता है आर्थिक व्याख्या। तो अधिकांश इतिहासकार, खासकर मार्क्सवादी इतिहासकार, ऐतिहासिक घटनाओं में आर्थिक कारणों की भूमिकाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। जितने भी मार्क्सवादी इतिहासकार है, ये कोई भी ऐतिहासिक घटना होती है उसमें आर्थिक कारणों को ढूंढते हैं। एक होता है मूल्य संप्रत व्याख्या। तो इतिहासकार की व्याख्या सदैव उद्देश्य परक और मूल्य परक होती है। इतिहास में व्याख्या के साथ मूल्यों के आधार पर गुण दोष की विवेचना होती है। अर्थात जिस भी घटना की व्याख्या करनी है उसके मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है, तभी उस घटना की व्याख्या के साथ ऐतिहासिक न्याय हो सकेगा। यदि घटना युद्ध से संबंधित है तो उसके मूल्य अलग होंगे, युद्ध से संबंधित मूल्य होंगे। मान लो घटना युद्ध की है तो वहाँ पे फिर करुणा दया जैसे नैतिक मूल्य नहीं आते, वहाँ पर सिर्फ विजय आती है, जीतना ही वहाँ का युद्ध का मूल्य होता है। अगर कोई धार्मिक घटना है तो उसके मूल्य अलग होते हैं, प्रेम, कला या सौंदर्य से संबंधित है तो उसके मूल्य अलग हो जाएंगे।
अर्थात ऐतिहासिक व्याख्या मूल्यों को ध्यान में रखकर होती है, किंतु बटरफील्ड ने इतिहासकार द्वारा नैतिक निर्धारण अप्रासंगिक माना है, क्योंकि नैतिक निष्कर्ष का निर्णय करना इतिहासकार का कार्य नहीं है। एक आता है तथ्य तथा व्याख्या। तो जो तथ्य होते हैं, तथ्य ही इतिहासकार की व्याख्या के आधार होते हैं, और तथ्य के अभाव में इतिहासकार का कोई महत्व नहीं होता, और इतिहासकार के अभाव में तथ्य निष्प्रभावी या मृत होते हैं। तो सीवी स्कॉट ने कहा है कि इतिहास में तथ्य प्रधान नहीं होता, बल्कि व्याख्या प्रधान होती है। और EH कार का मानना है कि तथ्य रूपी गुठली से महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो व्याख्या रूपी गुदा होता है, और तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं, बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। ये EH कार के कथन है, और ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अगला है पूर्वाग्रही विचार की व्याख्या। तो तथ्य चयन की प्रक्रिया में अनेक इतिहासकारों को पूर्वाग्रही बना देती है। जो तथ्य चयन की प्रक्रिया होती है उसमें अनेक इतिहासकार या उस प्रक्रिया में अनेक इतिहासकार पूर्वाग्रही बन जाते हैं। इतिहासकार अपने पूर्वाग्रही दृष्टिकोण से ही तथ्यों का चयन करता है, और इस चयन प्रक्रिया में उसकी व्यक्तिगत रुचि की प्रधानता बनी रहती है। तथ्य प्रधान इतिहास कोई इतिहास नहीं होता है, इतिहास में व्याख्या की प्रधानता रहती है, और इस व्याख्या में तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना उचित नहीं है। बटरफील्ड के अनुसार इतिहास में निष्पक्षता असंभव है, और इसकी प्राप्ति का दावा करना भी एक तरह से भ्रम है। ये बटरफील्ड का कथन है। इतिहास में पूर्वाग्रह के कारण, तो इतिहास लेखन में सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और जिस समाज में इतिहासकार रहता है उसका प्रभाव इतिहासकार के लेखन में भी पड़ता है। यह जिस समाज में रहता है वह समाज ही इतिहासकार का विषय है, और वह इतिहास की रचना भी समाज के लिए ही करता है, क्योंकि जिस इतिहास को वो लिखेगा उसको ये समाज ही तो पढ़ेगा, और जब ये समाज ही स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसका लिखना बेकार है। तो वो वही चीज़ लिखेगा जो समकालीन या उसके समय का इतिहास जिसमें रुचि रखता हो या जिसको पढ़ना या सुनना पसंद करता हो। धर्म इतिहास की निष्पक्षता में बाधक होता है। अगर आपने बर्नी और इनका इतिहास अगर देखा हो तो इसमें क्या है कि इन्होंने धार्मिक पक्षपात के साथ इतिहास लिखा है, इसलिए ये इतना कह सकते हो कि विश्वसनीय नहीं माना जाता है। इसलिए धर्म इतिहास की निष्पक्षता में बाधक तत्व तो माना जाता है, क्योंकि इतिहासकार जिस धर्म का होता है उसके प्रति थोड़ा नर्म पड़ जाता है। और तथ्यों का चयन इतिहासकार के विवेक पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत रुचि और दृष्टिकोण भी इतिहास को पक्षपाती बना सकते हैं, क्योंकि जो इतिहासकार तथ्य का चयन कर रहा है हो सकता है कि वो उसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। कुछ तथ्य को वो छोड़ सकता है, कुछ तथ्य जो इतने मजबूत नहीं है लेकिन फिर भी उनको वो मजबूती के साथ स्वीकार कर रहा है। तो ये जो तथ्यों का चयन है ये इतिहासकार के विवेक पर निर्भर करता है। वो जिसको मर्जी चाहे उसको इतिहास में स्थान देता है, जिसको नहीं चाहता है उसको नहीं देता है। और विचारधारा भी इतिहास को प्रभावित करती है। जैसे मार्क्सवादी विचारधारा है तो वो आर्थिक आधार पर इतिहास लेखन करती है। राष्ट्रवादी विचारधारा है तो वो राष्ट्रीय गौरव को महत्व देते हैं। पूंजीवादी विचारधारा है तो वो व्यापार व्यवसाय को महत्व देते हैं। साम्राज्यवादी विचारधारा है तो वो साम्राज्यवाद को महत्व देते हैं। इतिहास में तथ्य पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होते, क्योंकि तथ्य इतिहास तभी बनते जब इतिहासकार उसे इतिहास में स्थान देता है। यानी ऐतिहासिक व्याख्या की निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता में इतिहासकार का धर्म, जाति, मूल, संस्कार, स्थान ये सब बाधक तत्व है। इतिहासकार को इतिहास के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए इन बाधाओं से यथासंभव बचना चाहिए। रांके ने इतिहास को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अलग रखने का प्रबल समर्थन किया है, इसलिए उन्होंने अपने लेखन में कल्पनाओं को त्याग कर तथ्यों को अधिक महत्व दिया है। किसने? रांके ने। तो ये थी हमारी ऐतिहासिक व्याख्या की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।